वेलकम बैक गाइस, मैं हूं दिनेश मेहरा। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस पाइथन ट्यूटोरियल चैनल के अंदर। चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विथ फंक्शन के साथ में। जो न्यू सिलेबस है 2021 के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स हैं हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग विथ फंक्शन के अंदर आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद में है अंडरस्टैंडिंग फंक्शन, उसके बाद में हम करेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में, क्रिएट फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होने वाला है, एंड सबसे आज का लास्ट टॉपिक होगा वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शंस क्या है। वैसे और भी इस चैप्टर के अंदर और भी टॉपिक्स है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में व्हाट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन इस तरीके से है, अ फंक्शन इज सब प्रोग्राम दैट एक्ट ऑन डेटा एंड ऑफ्टन रिटर्न अ वैल्यू। मतलब एक प्रोग्राम है जो छोटा प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, वो एक किसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा और उसके अंदर जो भी वो वैल्यू को कंप्यूट करता है, जनरेट करेगा और फिर उस वैल्यू को वापस क्या करेगा, वो उससे रिटर्न कर देगा। चलो इसे थोड़ा और इजी वर्ड्स के अंदर अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कोई भी बड़ा प्रोग्राम है उसको छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। तो सिंपल इज वी कैन से दैट अ लार्ज प्रोग्राम इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज फंक्शन। तो इसी फंक्शन का अगर मैं हम रियल लाइफ के अंदर अगर हम एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो मेरे हिसाब से एक वेडिंग प्लानर जो होता है, जो मतलब हमारे घर में जो शादियां वगैरह होती है, तो एक ये बड़ा इवेंट है, तो हम लोगों के लिए क्या बड़ा इवेंट है। बट इस बड़े इवेंट को कंप्लीट करने के लिए इस पूरे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जैसे मेहंदी रस्म हो गया, संगीत हो गया, डेकोरेशन हो गया, केटरिंग का हो गया। तो ये सारे छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स है ये सब मिल करके अपना आउटपुट देते हैं और उसके बाद में एक बड़ा इवेंट जो है वो जनरेट होता है, वो मतलब एग्जीक्यूट होता है। तो समझ में आ गया एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। मतलब बड़े अगर कोई हम बड़े लेवल पर अगर कुछ चीज़ कर रहे हैं तो बेटर तरीका ये है कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, सेग्रीगेट करें, ताकि हमें उसे काम करने में ज़्यादा आसानी हो सके। तो इससे बेनिफिट क्या है, मतलब क्यों हम फंक्शन को यूज़ में ले, इसका बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला आता है टू मेक प्रोग्राम हैंडलिंग ईजी। मतलब प्रोग्राम को हैंडल करना ईजी है। अच्छा, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसको हैंडल करने में टाइम लगेगा, और अगर वही उस बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइड कर देते तो उसको हैंडल करना भी हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। छोटे पार्ट के अंदर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी साइज़ जो है प्रोग्राम की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। देन उसके बाद में ये है कि फंक्शन मेक प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड अंडरस्टेबल। छोटा होगा, अगर कोई प्रोग्राम की लेंथ अगर छोटी हो जाएगी तो हम उसको इजीली रीड कर सकेंगे एंड उसके बाद में उसको इजीली समझा भी जा सकता है। देन उसके बाद में लास्ट आता है मेकिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट मच ईजियर। मतलब प्रोग्राम को मैनेज करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मतलब फंक्शन के टाइप्स के बारे में, मतलब फंक्शन किस तरीके के होते हैं या उनके क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है बिल्ड इन फंक्शन। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते वक्त ही हमारे पास में उसके पैकेज मतलब पाइथन के पैकेज के साथ में हमको मिलते हैं, और हमने इसको बहुत बार यूज़ में लिया है। जब नॉर्मली जब हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था तो हमने कभी भी लेंथ नाम का फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया था, टाइप नाम का नहीं किया था, इनपुट के लिए इंटीजर के लिए। तो ये जितने भी फंक्शन हैं हम इनको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे, उसके लिए हमको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत था। हम डायरेक्ट इसको यूज़ में लेकर इस फंक्शन को पुट करके हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते थे और उसको यूज़ में ले लेते थे। तो मतलब ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज़। मतलब आप
इंस्टॉल करो पाइथन को और इसको डायरेक्टली यूज में लो, दैट इज कॉल्ड बिल्ड इन फंक्शन। देन उसके बाद में आता है फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स। अच्छा, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको यूज़ में लेने के लिए मॉड्यूल्स को यूज़ में लिया जाता है, मतलब उन मॉड्यूल्स को प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना कंपल्सरी हो जाता है। अगर आपने क्लास 11th में अगर ध्यान दिया हो तो हमने इम्पोर्ट मैथ नाम की जो फाइल है वो हमने प्रोग्राम के अंदर ऐड करी थी, और उसके बाद में हमने जो मैथ से रिलेटेड जितने भी उसके फंक्शंस थे, जैसे साइन फंक्शन था, जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन है, जैसे लॉग है, जैसे आपका एक्सप्रेशन जो है, तो ये सारे आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम के अंदर मैथ्स को आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगले टॉपिक के अंदर ये है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शन का जो टाइप है अगला, उसके अंदर है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। उसके अंदर क्या कर रहा है कि यूज़र जो है वो खुद अपने हिसाब से क्या कर सकता है, अपने खुद के फंक्शन को बना सकता है। मतलब अ प्रोग्रामर कैन क्रिएट योर ओन फंक्शन। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, सम, एवरेज, एरिया, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा, मतलब कोई भी, आप कैसा भी आप चाहो आप अपना खुद का फंक्शन बना सकते हो। तो फंक्शन को बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, हमें क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा, जिसकी वजह से हम ये कर सकते हैं। तो नॉर्मली फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है कि एज वी नो दैट वी राइट प्रोग्राम टू डू सर्टेन थिंग्स, function can be keywords within a program. Functions once defined can be invoked as many times as needed by using its name without having टू राइट अ कोड। अच्छा, किसी भी चीज़ को बार बार करने के लिए मतलब फंक्शन को यूज़ में इसलिए लिया जा रहा है कि अगर एक बार हमने वो कोड जनरेट कर लिया तो बार बार उस कोड को लिखने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट उसके जो नेम को हम एक्सेस करके वो चीज़ को यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या लिखा, तो डेफ सम एक्स वाई और कोलन, मतलब डेफ जो है यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ अ कीवर्ड। जो डेफ जो हमें है वो आपको कीवर्ड लेना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम, इट इज़ अ नेम, इट इज़ अ नेम ऑफ फंक्शन। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको उस सम नाम के अंदर आपको किन किन चीज़ों का सम कराना है, मतलब कौन से वेरिएबल्स को आपको यूज़ में लेना है। तो आपने यहाँ पे लिखा एक्स एंड वाई एंड कोलन दे रखा है। देन उसके बाद में आपने क्या किया, इस एक्स वाई के साथ में क्या हो रहा है कि हम क्या करा रहे हैं, एक एस नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक्स वाई को प्लस कराया। जो प्लस कराने के बाद में वैल्यू जो है वो एस के अंदर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और रिटर्न कर दिया हमने एस को। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है जो फंक्शन का वो काम करेगा। तो नॉर्मली एक बार मैं आपको ये चीज़ें फिर से मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ बेटर तरीके से। जैसे हमने लिखा डिफाइन सम, देन उसके बाद में हमने लिखा एस इक्वल टू एस प्लस वाई एंड रिटर्न एस। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कीवर्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये एक तरीके का सिंटैक्स है, ये आपको लिखना कंपलसरी है। मतलब ये एक तरीके का फॉर्मूला है कि आप फंक्शन को कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले हमको यूज़ में लेना पड़ेगा कीवर्ड एज अ डेफ। ठीक है। देन उसके बाद में हमको फंक्शन का नेम भी हमको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको आपके फंक्शन का क्या नाम देना है। देन उसके बाद में आता है आपके पास में पैरामीटर्स। मतलब अब इस जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट्स है हमारे पास में, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, अभी हमारे पास में क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो ये जो एक्स एंड कॉमा वाई है इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इनको, पैरामीटर्स। ओके। देन उसके बाद में फंक्शन हेडर एंड्स विथ
अ कोलन। अच्छा, ये यहाँ पर पैरामीटर को लिखने के बाद में हम फंक्शन को के हेडर को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये है फंक्शन का हेडर है, जहाँ पर क्या लगा हो, कोलन लगा हुआ हो। जैसे ये पूरी एक सिंपली एक लाइन है हमारे पास में, यहाँ पर लास्ट में हमने कोलन लगा रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये एक पूरी फंक्शन का एक हमारे पास में हेडर है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे फंक्शन बॉडी के बारे में। तो ये वाला जो मेरा पूरा पार्ट है, जैसे एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई करके और रिटर्न एक्स लिखा है, उसके नीचे मतलब हेडर के नीचे जो भी पार्ट हम जो लिखेंगे फंक्शन का, वो होगा हमारा फंक्शन बॉडी। देन उसके बाद में आता है कि फंक्शन में और मे नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट। कुछ एक ऐसी सिचुएशन होगी हमारे पास में प्रोग्राम के अंदर जब हम रिटर्न नहीं कराएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको जो रिटर्न कराना का हमारे लिए कंपलसरी है। कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स आते हैं जहाँ पर हम फंक्शन तो बनाते हैं लेकिन हम रिटर्न कुछ भी नहीं करते। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे की डेफ, इट इज़ कंपलसरी, ये हमारा की डेफ है। देन उसके बाद में ये हमारा फंक्शन नेम सम है। पैरामीटर की अगर हम बात करें तो ये मेरा जो एक्स एंड वाई है, ये जो मेरा पैरामीटर है। फंक्शन हेडर, ये जहाँ पर कोलन लगा हुआ होगा, ये पूरी लाइन जो है हमारी ये फंक्शन हेडर के अंदर आती है। जो उसके बाद में जो मेन पार्ट है, जैसे एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई और रिटर्न एक्स लिखा हुआ है, ये हमारा फंक्शन बॉडी है। एंड उसके बाद में हमारे पास में आता है कि जो फंक्शन जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट या तो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगले टॉपिक के अंदर चलते हैं। जैसे हम नॉर्मली प्रोग्राम हम लिखते हैं एडिशन का, सबसे ईजीएस्ट प्रोग्राम है हमारे पास में अभी। तो मैंने यहाँ पर लिखा x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10 एंड z इक्वल टू x प्लस वाई, और मैंने प्रिंट किया z। तो ये बहुत ईजीएस्ट चीज़ें हो रही है अभी हमारे पास में। हमने यहाँ पर x की वैल्यू 5 दे रखी है, y की 10, z की हमने x प्लस वाई दिया। तो ऑब्वियसली बात है, इसका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, तो क्या आना चाहिए आउटपुट। 5 सेकंड दे रहा हूँ मैं, जल्दी बताइए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ये तो बहुत ईजी है। तो इसका आउटपुट है 15। यस, अगर आपने इसका आउटपुट अगर 15 बताया है तो इसका आउटपुट बिल्कुल सही है। अब इस प्रोग्राम को फंक्शन के अंदर कैसे लिखेंगे, अगर मुझे यही प्रोग्राम अगर सपोज कर लो फंक्शन के अंदर लिखना है। सो एक क्वेश्चन आ जाता है कि राइट दिस वन प्रोग्राम टू कन्वर्टिंग इन फंक्शन। अगर आपको एक सम नाम का क्या हो रहा है, अभी इसके अंदर सम ही हो रहा है ना, तो इस सम नाम के फंक्शन को आपको कन्वर्ट करना है, मतलब प्रोग्राम को आपको सम नाम के फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या जाएगा, तो इसके लिए हमने, तो अभी आप क्या देख रहे हो, अरे ये तो प्रोग्राम की जो लेंथ है वो तो बड़ी हो गई। तो इसमें आपने तो बोला था कि प्रोग्राम तो छोटे हो जाते हैं, यहाँ पर तो ये तो बड़ा हो गया। देखो ये ऐसे बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली चीज़ के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट इसलिए कि अगर मेरे को यही प्रोग्राम को अगर 3-4 बार चलाना है, ठीक है, एट द सेम टाइम के ऊपर, तो हर बार हमको क्या करना पड़ता था, एक्स एंड वाई के अंदर वैल्यू देनी पड़ती थी, मतलब वो चीज़ बार बार हमारे लिए लेंदी हो जाता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम फंक्शन को यूज़ में लेते हैं। तो जब भी कब हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम जब बनाएंगे तो और फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से हमको डिफाइन करना पड़ेगा। सेम कोई चीज़ नहीं है, नई बात नहीं हमारे पास में। सम डेफ लिखा है, सम लिखा है ए कॉमा बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, एंड यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंट सी। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स इक्वल टू वाई, सॉरी एक्स इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, एंड सम के अंदर हमने क्या करा दिया, x प्लस वाई हमने कराया। तो अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो मेरा पैरामीटर्स है, मतलब a एंड b, जो से मैंने आपको बताया था कि ये a एंड b जो है वो मेरा पैरामीटर्स है। यहाँ पर जब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है आपका फंक्शन कॉल। देखो जब हम इसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर जब इसको रीड करेगा तो इंटरप्रेटर डायरेक्ट यहाँ से इसको रीड करना शुरू करेगा, यहाँ से, ना कि यहाँ से। तो उसके पास में वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो और यहाँ पर जो ये x y लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इनको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। और ये है हमारे पास में पैरामीटर्स, ये है पैरामीटर्स और ये है आपके आर्ग्यूमेंट्स। तो
ये कुछ एक टर्म्स ऐसी हैं, ये बार बार आती रहेंगी पूरे सेशन के अंदर, और ये आपको समझना भी पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई तो पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कुछ एक 4-5 टर्म्स ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि ताकि जब हम इन टर्म्स को यूज़ में ले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास में कितने आर्ग्यूमेंट्स है, मेरे पास में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स है 2, मतलब एक्स एंड वाई, और उतने ही मेरे पास में पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है, अगर सपोज कर लो यहाँ पर मेरे पास में दो पैरामीटर है और यहाँ पर मेरे पास में तीन आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम गलत हो जाएगा, वो प्रोग्राम को रीड नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर दैट कि जब भी आप इन चीज़ों को यूज़ में लो तो जितने आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, आपके पास में पैरामीटर भी उतने ही होने चाहिए। तो अगर इसका भी अगर आप आउटपुट अगर जनरेट करो तब भी क्या होगा, 15। ओके, फिर एक और अगर मैं लिख देता हूँ उसी की जस्ट नीचे मैंने एक और बार लिखा सम इक्वल टू 10, 10। अच्छा, अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू के थ्रू भी आप उसको यूज़ में दे सकते हो, वेरिएबल्स के थ्रू भी आप यूज़ में ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप उसके अंदर वैल्यू भी दे सकते हो। अब जब ये हम इसको कॉल कराएंगे, अच्छा अब जब हम इसे कॉल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। चलिए आपको मैं फिर से 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, मुझे आप बताइए कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो इसका रिजल्ट आएगा 15 एंड 20। अच्छा, इसका रिजल्ट 15 एंड 20 कैसे आया, क्यों इसका रिजल्ट 20 क्यों नहीं आया, कि देखो हमने क्या बोला था कि हमारा जो पाइथन जो है वो मतलब जो प्रोग्राम को कन्वर्ट किसके जो करने वाला कौन होता है, इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन। तो जब वापस हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पर देखो एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने 2 बार फंक्शन को कॉल किया है। एक बार हमने फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर वैल्यू हमारे पास में क्या थी, एक्स वाई के पास में क्या थी, 5 एंड 10, इन दोनों का एडिशन किया तो क्या हुआ, 15 आया। देन उसके बाद में यहाँ पर हमने 10 एंड 10 लिया, तो मतलब ये 10 काम करेगा इसके ए के अकॉर्डिंग, मतलब ये वाला जो 10 है ये इस ए के अकॉर्डिंग काम करेगा, और ये वाला जो 10 है ये इसके बी के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, तो वही हो गया 10 + 10, ये चला गया वैल्यू सी के अंदर। ठीक है, तो आ गया रिजल्ट 20, और हमने सी को यहाँ पर प्रिंट करा दिया, तो ये हो गया यहाँ पर प्रिंट। ठीक है, देन उसके बाद में हम एक ये प्रोसेस है हमारे पास में। ठीक है, एक और प्रोसेस है, मतलब अब इस वाले अभी जो हमने प्रोसेस जो देखा था उसके अंदर हमने कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कराया था, हमने वैल्यू को रिटर्न नहीं कराया था। अब इसी प्रोग्राम को विद रिटर्न वैल्यू के साथ में कैसे करेंगे, तो बाकी का जो मेन फंडामेंटल है वो वही रहेगा, इस जगह पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या कर जाएगा, रिटर्न सी आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। देखो अभी इसका भी एग्जाम्पल मैं आप दूंगा, लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझो, उसके बाद में मैं एग्जाम्पल दूंगा। चलो ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो सपोज कर लो कि 2 स्टूडेंट्स हैं, राम एंड लक्ष्मण। दोनों को काम करना है, लेकिन हो क्या रहा है कि राम ने अपना काम किया और उसने अपना जो नोटबुक थी वो अपने पर्टिकुलर टीचर को सबमिट कराई। अब हम लक्ष्मण की बात करते हैं। ठीक है ना, अब ये वाला जो लक्ष्मण वाला पार्ट है ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा है और क्यों मैंने यहाँ पर रिटर्न लिखा है। तो इस लक्ष्मण से आप समझना इन दोनों चीज़ों को लेकर के। तो एक जगह पर क्या हो रहा है कि लक्ष्मण ने क्या किया, अपना सारा काम दिया किसको करने के लिए, राम को, लेकिन राम क्या कर रहा है कि राम ने लक्ष्मण का तो काम कर लिया। ठीक है ना, राम ने लक्ष्मण का काम किया और वो काम उसने खुद ने, मतलब राम ने लक्ष्मण का काम करा दिया सबमिट उसके टीचर को। तो ये वो वाला पार्ट है जहां पर क्या हो रहा है कि जो राम जो है वो लक्ष्मण का जो काम है वो सबमिट करा रहा है टीचर को। और इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है कि राम ने काम किया, उसने वापस लक्ष्मण की जो नोटबुक है लक्ष्मण को सबमिट कर दी, और लक्ष्मण सबमिट करा रहा है उसके टीचर को। ठीक है ना, तो मतलब एक सिचुएशन के अंदर तो क्या होता है, राम कर रहा था एक सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन के अंदर क्या रहा है कि राम ने
काम किया, लेकिन उसने वापस लक्ष्मण को सेंड कर दिया, ठीक है ना, उसने वापस लक्ष्मण को दे दिया, और लक्ष्मण फिर आगे जिसको चाहे वो उसको दे सकता है। तो ये इन दोनों के अंदर फर्क है। तो x इक्वल टू हमारे पास में है 5, y इक्वल टू है हमारे पास में 10, एंड लास्ट में आता है z इक्वल टू सम एंड एक्स वाई, एंड प्रिंट मैंने कर दिया यहाँ पर z। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है कि वही जो x जो है वो मेरा काम कर रहा है यहाँ पर a के अकॉर्डिंग, y जो है x काम करेगा मेरा a के अकॉर्डिंग, y जो है वो मेरा कर रहा है b के अकॉर्डिंग, और z जो है वो है मेरा यहाँ पर c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितने मेरे पास में आर्ग्यूमेंट्स है उतने ही मेरे पास में पैरामीटर होने चाहिए, एग्जैक्टली यही बोला था मैंने, और यही होना चाहिए। तो जितने मेरे पास में आर्ग्यूमेंट है उतने मेरे पास में पैरामीटर होने चाहिए, तो है उतने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे ही इस फंक्शन को कॉल हुआ, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एग्जैक्ट फंक्शन को कॉल हुआ। तो जैसे ही फंक्शन को कॉल हुआ, इसके अंदर के जो आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वैल्यूज़ थी, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर चली गई, यहाँ पर प्लस हुआ, प्लस होने के बाद में वो वैल्यू सी के पास में गई, सी ने रिटर्न कर दिया, सी ने रिटर्न कर दिया। तो ये जो सी है ये वर्क करेगा, ये जो वर्क करेगा ये जेड के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो सी की वैल्यू चलेगी जेड के पास में, ठीक है, और जेड, ठीक है, जेड के पास, और उसने बाद में क्या किया, प्रिंट जेड कर दिया, मतलब जेड को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अगर इसके तरीके से भी हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फिर भी हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 15 ही आएगा। ओके, तो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन, ठीक है ना, कि फंक्शन कहाँ पर डिफाइन हो रहा है, किस जगह पर हमको डिफाइन करना है, ठीक है। देन उसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स, देन उसके बाद में पैरामीटर्स, और देन उसके बाद में फंक्शन कॉल। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट इस पूरे प्रोग्राम या इस पूरे चैप्टर की मेन पिलर्स हैं, ठीक है ना। ये चारों हम जितने भी अब आगे कॉन्सेप्ट जितने भी रीड करेंगे, तो ये जो टर्म्स हैं ये आने ही वाली है। तो आपको हर एक प्रोग्राम के अंदर पता होना चाहिए कि फंक्शन डिफाइनेशन कहाँ पर हो रहा है, आर्ग्यूमेंट कहाँ पर है, पैरामीटर्स कहाँ पर है, फंक्शन कॉल कहाँ पर हो रहा है। तो अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ गई तो हमारे लिए चैप्टर को समझना और रीड करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ कि फंक्शन डिफाइन क्या है। देखो, फंक्शन डिफाइन, जहाँ पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ होगा डिफाइन, तो वो हो गया आपका फंक्शन डिफाइन। अब बात करते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मतलब जो फंक्शन जो प्रोग्राम जो होगा वहाँ पर जो हम फंक्शन कॉल करते वक्त जितने भी वेरिएबल्स लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो होंगे हमारे पास में आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो पैरामीटर्स क्या होगा हमारे पास में, जो फंक्शन जब हम बना रहे हैं उसके अंदर हम जो भी वैल्यूज डालेंगे दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन पैरामीटर। और लास्ट आता है आपके पास में फंक्शन कॉल। तो मतलब ये वाली जो जगह है हमारे पास में, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर भी फंक्शन कॉल हो रहा है, इस जगह पर भी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चाहो तो एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा फ्लो एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओवरऑल काफ़ी चीज़ तो हमने समझ लिया है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्राम का फ्लो है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा वो हम समझेंगे इसके अंदर। तो अभी हाल फिलहाल मैंने वही एग्जांपल लिया है जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको बता रखा था। इसका एग्जीक्यूशन फ्लो को फाइंड करने के लिए मैंने इसको नंबरिंग दे रखी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जैसे हम सभी लोगों को पता है कि जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर बेस्ड वर्क करता है, लाइन बाय लाइन वर्क करता है। तो जब भी हम इंटरप्रेटर शुरू करेंगे तो इंटरप्रेटर डायरेक्ट स्टार्ट करेगा नंबर 4 से, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कीवर्ड है वो डेफ डाल रखा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया, तो कभी भी जो इंटरप्रेटर है वो फंक्शन से रीड करना स्टार्ट नहीं करता है। जहाँ पर फंक्शन आपका ख़त्म होता है या जहाँ से आपका जो मेन प्रोग्राम है जहाँ से शुरू होगा, इंटरप्रेटर हमेशा वहीं से स्टार्ट करेगा। तो ऐसे इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो इंटरप्रेटर है वो नंबर 4 से स्टार्ट करेगा। तो 4 पर उसको क्या मिला, 5, x इक्वल टू
5, y इक्वल टू उसको क्या मिला 10 मिला। देन उसके बाद में 6 नंबर पर आया, 6 नंबर पर उस क्या मिला उसे फंक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है फंक्शन कॉल हो रहा है, इस जगह इस सिचुएशन के ऊपर क्या हो रहा है फंक्शन कॉल हुआ। तो जैसे ही यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ तो ये 6 सीधा जंप कर जाएगा नंबर 1 के पास में। तो यहाँ पर जंप करने के बाद में क्या चला गया, तो ठीक है यहाँ पर इसको फंक्शन मिला, ये यहाँ पर चेक करेगा कि यहाँ पर कितने पैरामीटर दे रखे हैं, कितने आर्ग्यूमेंट्स है, तो वो चेक करेगा। अगर पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स दोनों अगर जो नंबरिंग है अगर वो बराबर है तो ये फिर आगे वर्क करेगा। तो यहाँ पर फिर जो ये x है ये a के अकॉर्डिंग काम करेगा, y है जो b के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो जो वैल्यू थी x के अंदर वो a के अंदर चली गई, y की वैल्यू b के अंदर चली गई। तो 5 + 10 कर लो, कितना हो गया यहाँ पर 15। तो 15 यहाँ पर c के ऊपर के पास में चला गया, नंबर 2 1 से 2 के पास में आया। और 3 नंबर पर उसको क्या कमांड मिला, उसने कमांड मिला प्रिंट सी करने का, मतलब प्रिंट के अंदर हमारी वैल्यू क्या हो गई थी, वैल्यू 15, तो उसने वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है उसको हम बोलते हैं वॉइड फंक्शन, ठीक है ना, जहां पर हम किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं, डायरेक्टली उस वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या बोलेंगे, उसको वॉइड फंक्शन बोलेंगे। अब मेरे पास में यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिया है कि डिफाइन किया है, मैंने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर ABC ले रखा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मैंने प्रोग्राम बना रखा है। यहाँ पर इंटरेस्ट के अंदर I इक्वल टू जो भी है A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C डिवाइडेड बाय 100, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और रिटर्न कर दिया मैंने I का। उसके बाद में जो हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर P से हम वैल्यू पुट करा रहे हैं, T से भी वैल्यू पुट करा रहे हैं, P से प्रिंसिपल पुट कराएंगे, T से टाइम प्रिंट करा रहे हैं, और R से रीड करवा रहे हैं। तो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, P से। तो प्रोग्राम की जो नंबरिंग है, अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ तो नंबरिंग हो गया हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इंटरप्रेटर जो है वो कहाँ से रीड करना शुरू करेगा, वो 4 से उसके बाद में 5 पर गया, 5 से वो गया उसके बाद में 6 पे, ठीक है। 6 के बाद में वो गया सीधा 7 पर, 7 पर उसको क्या मिला, CI इक्वल टू इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ, फंक्शन को कॉल किया गया। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया गया ये सीधा चला गया नंबर 1 के ऊपर। 1 पर उसे वो चेक करेगा, जितने पैरामीटर और जितने आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं हमारे पास में वो उसको चेक करेगा। तो यहाँ पर जो A है वो काम करेगा एज अ प्रिंसिपल, B है वो काम करेगा एज अ टाइम, और C है वो एज अ रीड के अकॉर्डिंग जो भी इसका फॉर्मूला है वो वैल्यू को प्लेस करके कंप्यूट करके वो वैल्यू कहाँ चली गई, I के पास चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या क्या हुआ, 2 से वो थर्ड लाइन पर आएगा, थर्ड के अंदर क्या कर रहा है, रिटर्न I। अब ये जो I है वो हमारा काम कर रहा है CI के बराबर, ठीक है ना। तो जो भी रिजल्ट है I के पास में, तो ये जो नंबर 3 है ये सीधा वापस नंबर यहाँ पर CI के पास चला गया, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो सीधा कहाँ पर चली गई, CI के अंदर चली गई, ठीक है। और फिर उसके बाद में 7 के बाद में 8 नंबर पर हमने क्या किया, CI को यहाँ पर पे प्रिंट करा दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास में जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हुआ, सबसे पहले 4 5 6 7 1 2 3 7 एंड 8। अगर आप लोगों ने के माइंड के अंदर भी अगर यही सीरीज आई है तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की हम सीरीज को हम क्या बोलेंगे, नॉन वॉइड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न वैल्यू करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर नॉन वॉइड फंक्शन होगा, और जहां पर हम डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं वो होगा आपका वॉइड फंक्शन। अगले टॉपिक के अंदर हमारे पास में ये है कि हम लोग देखेंगे वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शन। अच्छा, कुछ प्रोग्राम में हमारे पास में ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं कि मतलब किन जगहों पर वॉइड फंक्शन होगा या नॉन वॉइड फंक्शन होगा। तो मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पर क्या ले रखा है कि डेफ सम नाम का मतलब डिफाइन किया है सम नाम का, ABC इक्वल टू A + B प्रिंट C एंड रिटर्न। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि रिटर्न भी मतलब उस वैल्यू को प्रिंट भी करवा रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न क्या, मतलब रिटर्न तो लिख दिया लेकिन हम रिटर्न कुछ भी नहीं करा रहे। अगर आपने प्रीवियस वाले स्लाइड के अंदर देखा था तो हम रिटर्न के अंदर कोई वैल्यू लिख रहे थे, मतलब रिटर्न I कर रहे थे या रिटर्न C कर रहे थे। यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो रिटर्न होगा वो जाएगा नन, NONE, नन। प्रोग्राम जो शुरू होगा वो हमारा होगा हमारे पास में x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 10
z इक्वल टू हमने क्या दे रखा है, सम के अंदर हमने दे रखा है वैल्यू x एंड y। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, पैरामीटर वापस यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है इस जगह पर, तो ये यहाँ पर फंक्शन अगर कॉल हो गया तो फंक्शन कॉल होने के ऊपर x की वैल्यू वापस फिर से वही a के पास चल जाएगी, y की वैल्यू b के पास चल जाएगी, कंप्यूट होगा और वो सीधा c को प्रिंट कर देगा। सीधा प्रिंट यहाँ पर किया, देन उसके बाद में रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, तो रिटर्न के अंदर भी ये एज अ, तो रिटर्न के अंदर अगर वो करता है तो वो उसके पास बाय डिफॉल्ट क्या है, z, तो z तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर उस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ ये कि आउटपुट जो आपका जनरेट होगा वो आएगा सिर्फ 30, और उसके साथ में जो आउटपुट होगा 30 के साथ में एक और होगा नन, क्योंकि z के अंदर हमने कोई वैल्यू प्लेस करी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कि वी कैन से दैट वी मे यूज रिटर्न बट इट विल रिटर्न नॉन वैल्यू टू फंक्शन कॉल। ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर हम वैल्यू को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वैल्यू के अंदर रिटर्न करते वक्त हम उसको ब्लैंक भी छोड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम उसे वॉइड फंक्शन, तो ये वॉइड फंक्शन की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल के अंदर देखो क्या कर रखा है मैंने, कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बन रखा है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अच्छा, स्क्वायर रूट कैसा है, अब ये फंक्शन क्या काम कर रहा है पहले इसको समझ लेते हैं। कि कोई भी एक वैल्यू है, मैं उसका क्या निकाल रहा हूँ, सबसे पहले एक तो उसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ, और एक और वैल्यू है उसी नंबर का मैं क्या निकाल रहा हूँ, क्यूब निकाल रहा हूँ। तो a मल्टीप्लाई बाय 2 और a मल्टीप्लाई बाय 3। तो मतलब a क्या कर रहा है कि यहाँ पर दो वैल्यू काम में ले रहा है, मतलब यहाँ पर a जो है वो उसी नंबर का स्क्वायर भी निकालेगा और उसी नंबर का क्यूब भी निकालेगा। तो मैंने यहाँ पर यूजर से एक इनपुट नंबर ले लिया, वो नंबर जो पैरामीटर है जो हमारे पास में आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ये चेक करेगा एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर से यहाँ पर इस जगह पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास में फिर से क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ ये यहाँ पर पे गया। अब ये जो c है, यहाँ पर जो s दे रखा है, ये s काम करेगा इस a के अकॉर्डिंग, और ये जो c दे रखा है ये काम करेगा इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो एक के अंदर क्या चला जाएगा, s के अंदर क्या चलेगा, स्क्वायर वाली वैल्यू, और c के अंदर क्या चल जाएगी, क्यूब वाली वैल्यू। तो जो भी इस वैल्यू का रिजल्ट होगा वो sc के अंदर चल जाएगा, और वापस हम क्या करा रहे हैं, sc को प्रिंट करवा देंगे। तो इसका अगर हम आउटपुट की बात करें, अगर सपोज कर लो अगर हम 3 देते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर रिटर्न जब हम कुछ लिख रहे हैं तो रिटर्न लिखते वक्त या तो वो वेरिएबल भी हो सकता है या एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, देखो उस वक्त हम क्या लिख रहे थे, a लिख दिया, b लिख दिया या i लिख दिया, वेरिएबल भी हो सकता है। अभी हमने यहाँ पर क्या यूज में लिया है, एक्सप्रेशन यूज में लिया है। तो आप दोनों चीजें यूज में ले सकते हो, मतलब वेरिएबल को भी रिटर्न लिखते वक्त आप वेरिएबल भी यूज में ले सकते हो और एक्सप्रेशन को भी यूज में ले सकते हो। तो ये जो कैटेगरी होती है, ये आपके नॉन वॉइड फंक्शन के अंदर आती है। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। इस वीडियो के अंदर हमने कुछ एक जो पॉइंट्स थे डिस्कस किए थे, हमने वो सारे आज स्लाइड के अंदर हमने जो भी पॉइंट बोले थे वो सब हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए। बाकी इस चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स बच गए हैं, जितने भी टॉपिक्स जो हमारे पास में बच गए हैं, उसको हम अगले वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो आपको गाइड करने के लिए मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से बढ़िया वीडियो में लेके आऊंगा। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।